हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मंथली कंपिलेशन विद एमसीक्यूज़ के साथ। दिसंबर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये चर्चा में सतपुड़ा है क्यों। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 10,000 साल पुरानी रॉक्स पेंटिंग मिली है। सतपुड़ा रेंज में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर पहाड़ियों पर लगभग 100 से अधिक स्थानों पर रॉक पेंटिंग बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किन किन क्षेत्रों में फैला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। कितने? 3 जिलों में है ये। 3 जिलों में। किसके जिले हैं? मध्य प्रदेश के। सतपुड़ा रेंज के भीतर ये कहाँ स्थित है ये। और अब बात करते हैं जैसे दक्कन बायोजियोग्राफिक क्षेत्र का भी भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी कहलाता है ये। इसके अंतर्गत पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी इस क्षेत्र में फैला हुआ है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट और ऊपर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये 3 क्षेत्रों में सतपुड़ा रेंज के क्षेत्र में आती है। आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पे है गुजरात, ये कच्छ है, रन ऑफ कच्छ का मैदान कहलाता है ये वाला। ये क्या है? दक्कन ट्रैप्स है। और अजंता की गुफाएं यहाँ पर है महाराष्ट्र में। ये क्या है? मुंबई एलिफेंटा की गुफाएं हैं यहाँ पर। तो एलिफेंटा की गुफाएं तो यहाँ पर हैं और उसके साथ साथ में सतपुड़ा रेंज कौन सी है? सतपुड़ा रेंज है ये। सतपुड़ा रेंज, इस रेंज में क्या आता है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आता है। अब देखते हैं और आगे। नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में स्थित है ये। नर्मदा नदी, देनवा नदी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसको दर्जा दिया गया और वर्ष 2000 में टाइगर रिजर्व इसे घोषित कर दिया गया है। अब इसकी वनस्पति के बारे में बात कर लेते हैं। वनस्पति कौन कौन सी होती हैं। वनस्पति में जैसे साल का वृक्ष है, सागौन, जामुन, बेहरड़ा, पलास, महुआ, तेंदू, अर्जुन, सेम्बल, सलाई और कुसुम आदि वृक्ष की जातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। अब जैव विविधता के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैव विविधता में पशु बाघ हैं, तेंदुआ, चींटीदार हिरन है, चौंकाने वाले हिरन हैं, सौंधिया,
गौर, सांभर, जीतल, बौसिंग, हिरन और सोसिंगा, सिंगारा। भारतीय जंगली कुत्ते भी यहाँ पर क्या की प्रजाति पाई जाती है। पक्षियों के बारे में बात करें तो पक्षियों की लगभग 300 प्रजाति यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब इससे बनने वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो इससे बनने वाला प्रश्न ये है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो यह हमने देखा, हाँ सही है। दूसरा है, इसे वर्ष 2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये भी ठीक है। नर्मदा नदी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, तो इसके बारे में भी पढ़ रखा है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी। तीनों ही हमारे कथन ठीक है, तो इसका सही आंसर डी। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट के बारे में। अगला फैक्ट हमारा रहेगा बन्नी घास मैदान। बन्नी घास मैदान के बारे में समझते हैं। इसकी पर सबसे पहले देखते हैं लोकेशन, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये है अपना कच्छ, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पे क्या पाया जाता है? बन्नी घास मैदान पाए जाते हैं। आलावेंड है, बन्नी, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, बन्नी एरिया है ये। यहाँ पे क्या पाया जाता है? बन्नी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। गुजरात में यह कच्छ के ज़िले में स्थित है। एशिया का क्या है? सबसे बड़ा घास का मैदान है। एग्जाम में कभी ये पूछ ले एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कहाँ स्थित है? कच्छ के रन में। कच्छ के रन में। और कच्छ का रन कहाँ स्थित है? ये है गुजरात। और गुजरात ही तटों में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 4000 किलोमीटर। एक साथ दो पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ आर्द्र भूमि है और क्या है? यहाँ घास के मैदान है। पौधों की बात करें तो यहाँ पे कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 192 प्रजाति पाई जाती हैं। और पक्षी यहाँ पे कितने पाए जाते हैं? 262 प्रजातियों के लगभग यहाँ पे पाई जाती है। स्तनधारियों, सरीसृप तथा उभयचरों की अनेक प्रजातियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मालधारी बनी घास मैदान में रहने वाले एक आदिवासी चरवाहा समुदाय भी रहते हैं। मालधारी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनी घास में मैदान चरने वालों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मालधारी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अब अफ्रीका चीता के बारे में बात कर लेते हैं। तो अफ्रीकी चीता, जिसके IUCN के अंतर्गत आते हैं, ये क्या होते हैं? संवेदनशील भी हैं। और साइट्स क्या है इसकी? परिशिष्टि है। और एशियाई चीता के बारे में बात कर लें तो IUCN के अधीन आता है ये भी। और गंभीर संकट, एशियाई चीता वास्तव में संकट की स्थिति में आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं और इससे बनने वाले क्वेश्चन। इससे बनने वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बन्नी घास मैदान गुजरात के 4 जिलों में फैला है। तो ये 4 जिलों में नहीं है, 3 जिलों में। यह एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है, ये बात ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर बन जाएगा। ऐसे ही आगे बात कर लेते हैं। अब अब्दुल कलाम द्वीप, बिहिल द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आकांक्षा, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने जनवरी से मार्च तक उड़ीसा के बिहिल द्वीप, जिसे क्या कहा जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह मिसाइल परीक्षण नेज करने के कारण के लिए निर्णय लिया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद को क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इनको। जनवरी से मार्च तक इस द्वीप पर ओलिव
रिडले कछुए अंडे देने वाले भी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी जाति पाई जाती है? ओलिव, जो एक कछुए की जाति होती है वो पाई जाती है। अब्दुल कलाम द्वीप में, यह इसके बारे में बात कर लेते हैं, उड़ीसा के तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। इस द्वीप के पहले अंग्रेजी कमांडेड लेफ्टिनेंट व्हीलर के नाम से, यह व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कौन था? अंग्रेजी कमांडेड था। कौन? व्हीलर। तो इसके नाम से यह द्वीप का नाम रख दिया गया। वर्ष 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप कर दिया गया। क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हीलर द्वीप का नाम कब चेंज किया गया था? सन 2015 में। कब? 2015 में। इससे पहले क्या नाम था? व्हीलर द्वीप था, लेकिन अब आधुनिक नाम क्या हो गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अब बात कर लेते हैं ओलिव रिडले कछुआ। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नाम के बारे में समझ लेते हैं। लेपिडोचिप्स के नाम से जाना जाता है। ओलिव रिडले कछुआ मुख्यतः प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर, 3 महासागरों में इस जाति को देखा जाता है। उड़ीसा का गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य विश्व में ओलिव रिडले कछुए का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। अपने इंडिया में भी क्या देखा जाता है? भारत में उड़ीसा एक राज्य है, उसमें भी क्या देखा जाते हैं? ये ओलिव रिडले देखे जाते हैं। इनकी भी अधिक ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो अनुसूची में शामिल किया गया है, उसको संरक्षित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं आगे और इससे बनने वाला प्रश्न के बारे में। तो इससे बनने वाला प्रश्न क्या है? उड़ीसा का गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य विश्व में ओलिव रिडले कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, ये वाला। ओलिव रिडले कछुए वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम 1972 अनुसूची 1 के तहत संरक्षित रखा गया है। तो ये भी ठीक है। तो इसके दोनों ही आंसर ठीक हैं, 1 और 2। इसका सही आंसर क्या बनेगा? 1 और 2। अब बढ़ते हैं लाल सागर की तरफ। लाल सागर के बारे में बात कर लेते हैं। बाब अल मंडेल जल डमरू मध्य अत्यधिक रणनीति और आर्थिक महत्व भी इसको दिया गया है। यह लाल सागर को आदन की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से जोड़ता है। आदन की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में किसे? हिंद महासागर। हिंद महासागर किस किस को जोड़ता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये लाल सागर, जो यहाँ देख सकते हैं। ये बाब इल मंदाब है, यहाँ पे रेड सागर है, यहाँ पे गल्फ ऑफ आदन की पहाड़ियाँ हैं। ये इन दोनों महासागरों को जोड़ने का काम कौन करता है? बाब ए मंदाब। लाल सागर और स्वेज मध्य से हिंद महासागर और भूमध्य सागर की एक बीच कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। अरब प्रायद्वीप को अफ्रीकी महाद्वीप से अलग भी करता है ये। आगे बात कर लेते हैं बाब अल मंडेब जल डमरू। पेरिम द्वीप यमन द्वारा 2 चैनलों में विभाजित किया जाता है। कितने चैनल में? 2 चैनल में। पूर्वी चैनल है अल्ड्रेड स्ट्रेट, लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा है। और पश्चिम चैनल की बात करें तो डेक्ट अल मायून चैनल, जो लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है। इसके मध्य है ये। अब लाल सागर स्वेज सागर के मध्य से भूमध्य सागर तथा बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के आदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। यह यूरोप, अफ्रीका,
एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग का भी हिस्सा बनता है। 12% व्यापार इस मार्ग के मध्य से होकर गुजरता है। अब इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है? मिस्र की, सऊदी की, अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती के मध्य ये सीमा बनाता है। इससे बनने वाला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर की सीमा इरिट्रिया से नहीं मिलती, तो इससे मिलती है। तो पहला क्या है? गलत। पेरिम द्वीप बाब अलमंडेल जलडमरू के 2 चैनलों में विभाजित करता है, तो ये ठीक। तो इसका सही आंसर कौन सा बनेगा? सही आंसर है ये। अब इसमें ये कह रहा है सही नहीं है, क्या पकड़ेंगे? सही नहीं है। तो हमारे पास क्या है? ये सही नहीं है। अब बात करते हैं येलो सी के बारे में। तो येलो सी पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत समुद्र है। गोबी राजस्थान से निकलने वाले पीले रेत के कणों के कारण इसका रंग सुनहरा पीला हो जाता है। चीन में हुसुंग होई द्वीप है। उत्तर और दक्षिण कोरिया में पश्चिम सागर है। यह है मंगोलिया जो गोबी के पठार में पड़ता है। यहाँ इधर चाइना और इधर एशिया, और यह है अपना प्यारा इंडिया। येलो सी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोबी रेगिस्तान से निकलने वाले पीले रंग के रेत के कणों के कारण इसका नाम येलो सी पड़ गया। तो पहला है हमारा कथन ठीक। इसे उत्तर और दक्षिण कोरिया में पश्चिम सागर के नाम से जाना जाता है, ये ठीक। इसे दक्षिण में दक्षिण चीन सागर के नाम से जाना जाता है, ये भी ठीक। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर। अब बात कर लेते हैं सारगोसी सी के बारे में। इसकी कोई तट सीमा नहीं है। सबसे पहला फैक्ट यही है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में चारों ओर से प्रभावित होने वाली जलधाराओं के बीच यह जल का स्थल है, जल स्थित है। जलधाराओं के बीच, किस किस के बीच? अटलांटिक महासागर के चारों ओर, अटलांटिक के चारों ओर। यह विस्तार 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में सारगेसो घास पाई जाती है, जिसके नाम से ही इस सागर का नाम सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं इससे बनने वाले प्रश्न। सारगेसो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी तटरेखा नहीं है, तो पहला कथन है सही। इसका निर्माण उत्तरी प्रशांत महासागर में चारों ओर से प्रभावित होने वाली जलधाराओं के कारण है, तो नहीं। इसका अटलांटिका है यहाँ। इसे पूरब में कैनारी धारा प्रभावित होती है, तो इससे यह ठीक है। तो 1 और 3 तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर बनेगा। जिब्राल्टर जल डमरू के नाम से इसके बारे में समझ लेते हैं। अब वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल से जिब्राल्टर जल डमरू को एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी है। कई प्रवासी पक्षी हर साल भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से अटलांटिका की ओर प्रवास करने के लिए इस जल डमरू का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे बनने वाला प्रश्न और। जिब्राल्टर जल डमरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसका मुख्य बिंदु के बारे में बात करें तो मुख्य बिंदु है इसका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ष 2023 में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। 2018 में कितनी थी? 31। और 2014 में कितनी थी?
28। तो इसका मतलब बढ़ोतरी हो रही है, टाइगरों के जीवन में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी की जा रही है। आगे बात करते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसकी लोकेशन देखते हैं तो लोकेशन कहाँ पर है। बिहार के पश्चिम में क्या पड़ता है, चंपारण जिला पड़ता है। वहाँ पे क्या है, इसकी लोकेशन एग्जैक्ट है। यह नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा साझा करता है और बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसमें नदियाँ कौन सी बहती हैं, तो गंडक नदी बहती है, मसान नदी बहती है और पंडई नदी बहती है। 3 नदियाँ बहती हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अब और समझते हैं इसके बारे में। तो वर्ष 1953 में इसे संरक्षित वन के क्षेत्र में मान्यता मिली है। 1978 में वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य की इसकी मान्यता दी गई और 1990 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे जाना गया और 1994 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसे भारतीय पक्षी संरक्षण नेटवर्क द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी नामित किया गया है। यहाँ स्तनधारियों की 58 प्रजातियाँ, पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ और तितलियों की लगभग 100 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो कहाँ पर स्थित है, बिहार में चंपारण जिले में। अब इससे बनने वाला प्रश्न के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका विस्तार बिहार के 3 जिलों में है, तो इसका विस्तार 1 में है। इसका आंसर गलत, ये वाला। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ये ठीक है। इसे 1974 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, नहीं किया गया। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, दूसरा। अब बात कर लेते हैं नागार्जुन सागर बांध की। नागार्जुन बांध यह किस पर बंधा हुआ है, तो यह बंधा हुआ है कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है, यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य की सीमा साझा करता है नागार्जुन बांध। तेलंगाना के नलकोंडा जिले में स्थित है। तेलंगाना में जो जिला है नलकोंडा, उसमें क्या स्थित है, ये स्थित है नागार्जुन बांध। इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 150 मीटर ऊंचा है और 1600 मीटर लंबा है। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान अर्जुन के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी के बारे में बात करें तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इसका स्थित है महाराष्ट्र में सहाद्री के महाबलेश्वर में। कृष्णा नदी का गोदावरी के बाद पूर्व दिशा में बहने वाली यह दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और पहली कौन सी है, गोदावरी, और दूसरी कौन सी है, कृष्णा नदी। यह नदी 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। यह और उसके बाद में क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ के बारे में बात करें तो तुंगभद्रा मिलती है, इससे मालप्रभा मिलती है और कोयाना मिलती है, भीमा मिलती है और उसके बाद क्या मिलती है, घाटप्रभा मिलती है, यमला बनती है और वरुणा और हिंदड़ी और मूसी
और दूधगंगा। ये नदियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी की कितनी नदियाँ हैं? 10 सहायक नदियाँ हैं। अब इससे बनने वाला प्रश्न के बारे में बात करें तो पहला प्रश्न है इसका, कृष्णा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके कितना सही आंसर आप देख सकते हैं। पीछे कितने राज्य थे? महाराष्ट्र था, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसने क्या बोल रखा है? कृष्णा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका मतलब पहला ये कथन गलत हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में स्थित है। तो इसका ये आंसर ठीक है, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर बन जाएगा। अब बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी, इसका उद्गम के स्थल के बारे में बात करें तो इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में अमरकंटकी पहाड़ियों से निकलता है। क्या है उद्गम? अमरकंटकी पहाड़ियों से भी कौन सी एक नदी और है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? नर्मदा है और ताप्ती है। ताप्ती, ये नदियाँ और सोन नदी इनका सबका उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अमरकंटकी पहाड़ियों पर। अब सोन नदी की लंबाई के बारे में बात करें तो 780 किलोमीटर में विस्तार करती है ये अपना। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है सोन नदी। और ये बिहार के पटना जिले में गंगा में मिल जाती है। बिहार के पास जो पटना है वहाँ पे गंगा में मिल जाती है सोन नदी। गंगा नदी की दक्षिण सहायक नदियों में यमुना के बाद कौन सी दूसरी सबसे बड़ी नदी है? उसके सहायक नदियों के बारे में बात करें तो रिहिंद है, उत्तरी कोयल है और जोहिला है और गोपद है। यानी कि 4 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं ये। अब इससे बनने वाला प्रश्न के बारे में समझ लेते हैं। तो इससे बनने वाला प्रश्न है, यह गंगा नदी की दक्षिण सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है। तो इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, ये ठीक है। यह झारखंड से होकर नहीं गुजरती, गलत, नहीं गुजरती। कहने का अर्थ गुजरती है ये। रिहिंद, उत्तर कोयल, केन और गोपद इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी ये ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि केन नहीं है इसमें, केन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए आंसर इसका बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगली वीडियो मैं लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।